हेलो हेलो स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से इन्वायरमेंटल लॉ का एक और नया टॉपिक जिसमें छोटी छोटी हैं टिप्पणियां। किसके ऊपर पहले हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के जो अंतर्गत बहिष्कार का नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया बताएंगे। ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड पर विधिक नियंत्रण देखेंगे और बिना दोष दायित्व सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक होंगे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक होंगे वो नए होंगे। तो इन टिप्पणियों को, चारों टिप्पणियों को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं इसमें टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ रहे हैं कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले बिना किया जाए। मतलब सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले बिना किया जाए, वह विकास सतत विकास कहलाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग में संतुलन बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग में संतुलन बनाना है। सिद्धांत और घटक कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया समानता और इक्विटी। इसका मुख्य काम क्या है? इसमें समानता इक्विटी देखते हैं कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संसाधनों का समान वितरण हो। पर्यावरण संरक्षण देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम हो। आर्थिक विकास को देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। सामाजिक न्याय को देखेंगे तो समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ पहुंचाना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। तो न्यायपालिका द्वारा सतत विकास का प्रवर्तन, जो न्यायपालिका के द्वारा सतत विकास का प्रवर्तन देखेंगे तो भारतीय न्यायपालिका ने सतत विकास के सिद्धांत को लागू करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। भारतीय न्यायपालिका ने सतत विकास के सिद्धांत को लागू करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। पहला हो गया वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाला मैटर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास के सिद्धांत को भारत के कानून का हिस्सा घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सतत विकास के सिद्धांत को भारत के कानून का हिस्सा घोषित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गंगा जल प्रदूषण का मामला देखेंगे तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखेंगे तो गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास के सिद्धांत का पालन किया। गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास के सिद्धांत का पालन किया। दूसरा देखते हैं तो बी टिप्पणी हो रही है कि इसमें जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत देखा जाए तो बहिष्कार यानी एफ्लुएंट का नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का मुख्य उद्देश्य है जल के स्रोतों को प्रदूषण से बचाना। जल के स्रोतों को क्या करना? प्रदूषण से बचाना और प्रदूषकों को नियंत्रित करना, प्रदूषकों को नियंत्रित करना है। नमूना लेने की शक्ति सेक्शन 21 देता है हम लोग को। समझे नहीं? अरे फिर से समझा देते हैं। इसमें मेन ये चीज पूछी है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो बहिष्कार होता है, एफ्लुएंट होता है, उसका नमूना लेने की शक्ति और प्रक्रिया क्या होती है? तो जल प्रदूषण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल के स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और प्रदूषकों को नियंत्रित करना है। नमूना लेने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? सेक्शन 21 के अंतर्गत आती है नमूना लेने की। आगे चलते हैं तो बोला है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हमने पहले पढ़ाया था, SPCV को निम्नलिखित आधारित अधिकार प्राप्त है। पहला हो गया प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करना। बोर्ड किसी अधिकारी को औद्योगिक इकाइयों से बहिष्कार यानी कि एफ्लुएंट के नमूने लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। बोर्ड किसी अधिकारी को क्या कर सकता है? जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो मतलब कंपनी चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, उनके जो एफ्लुएंट के नमूने होते हैं, बहिष्कार के नमूने होते हैं, लेने के लिए क्या कर सकता है? अधिकृत कर सकता है उसे। नमूना लेने का समय और स्थान क्या था? नमूने निर्धारित समय और स्थान से लिए जाएंगे, मतलब निर्धारित समय में और वही निर्धारित स्थान से ही लिए जाएंगे। नमूना लेने की प्रक्रिया क्या होती है? पहले उसे सूचित करना होता है कि नमूना लेने से पहले संबंधित व्यक्ति या उद्योग को एक नोटिस जाता, सूचित किया जाएगा। फिर होगा गवाह की उपस्थिति होगी। नमूना लेते समय पहले तो गवाह की उपस्थिति होगी। नमूना लेते समय 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति बहुत ज्यादा आवश्यक है। पैकेजिंग और लेबलिंग के देखेंगे तो नमूने को सुरक्षित तरीके से पैक किया जाएगा और लेबल भी किया जाएगा। विश्लेषण देखेंगे तो नमूने को राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला होती है, उनकी जो लैब होती है, उसमें परीक्षण के लिए क्या करा जाएगा? भेजा जाएगा। न्यायिक मान्यता इसे कैसे दी गई है? तो न्यायिक मान्यता दी गई है कि यदि नमूने लेने और परीक्षण करने की प्रक्रिया का पालन किया गया है तो अदालत इसे सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और यदि नमूने लेने और परीक्षण करने में की प्रक्रिया का जो है वो पालन वो करा गया तो उसे अदालत में सबूत के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। आगे चलते हैं तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रित जो क्या है? ध्वनि प्रदूषण पर विधिक नियंत्रण कैसे होता है? नॉइज पॉल्यूशन पर
ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का पर क्या करती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है। भारत में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कानून लागू किए गए। भारत में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कानून लागू किए गए। पहला हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार है। और इस अधिनियम के तहत या इस एक्ट के तहत क्या है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक एक मतलब लिमिट मेजरमेंट का जो एक मानक होता है वो निर्धारित करने का अधिकार इसके अंतर्गत है केंद्र सरकार को। ध्वनि स्तर मानक क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में निवासी या वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्र के लिए ध्वनि स्तर की सीमा निर्धारित की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि स्तर के मानक होते हैं, जो निवासी हो गया, वाणिज्यिक हो गया, औद्योगिक और जो शांत क्षेत्र हो गए, उनके लिए ध्वनि स्तर की क्या करी गई है, सीमा निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 वाला तो लाउड स्पीकर और ध्वनि एम्पलीफायर के उपयोग को सीमित करता है और रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध है। ठीक है, रात के 10 बजे से 6 बजे तक कोई गाने गाने नहीं बजते हैं, लेकिन नेताजी की बारात जरूर बजते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 देखेंगे तो वाहनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। वाहनों द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को ये नियंत्रित करता है। हॉर्न के उपयोग और साइलेंसर से निकलने वाले ध्वनि स्तर पर सीमाएं, और हॉर्न के उपयोग और साइलेंसर से निकलने वाले ध्वनि स्तर की सीमाएं देखेंगे। तो न्यायपालिका के हस्तक्षेप में देखेंगे तो इनरे बनाम कर्नाटक 2005 वाला, सुप्रीम कोर्ट ने रात के समय लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। और अर्जुन घोषाल बनाम भारत संघ मैटर देखेंगे तो सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों को लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वरना मतलब तो अर्जुन घोषाल बनाम भारत संघ देखेंगे तो सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों को लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रात के समय लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, देखते हैं तो आगे चलेंगे तो टिप्पणी क्या करी इसमें चौथी की बिना दोष दायित्व सिद्धांत यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल जो होता है वो बिना दोष के दायित्व होता है, सिद्धांत का क्या है तो ये पढ़ लेते हैं। बिना दोष दायित्व सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी खतरनाक या खतरनाक गतिविधि के कारण हुए नुकसान के लिए व्यक्ति या संगठन को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, भले ही उसने कोई लापरवाही ना की हो। मतलब बिना दोष दायित्व का सिद्धांत एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल ये होता है कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी खतरनाक गतिविधि के कारण भैया नुकसान हो गया, ठीक है, और उसके लिए किसी व्यक्ति या संगठन को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है इस मैटर की, भले ही उसने काम वो करते हुए पूरी की पूरी लापरवाही ना की हो, पूरी सावधानी बरती हो, फिर भी भाई उसे उसे लायबल उसके लिए ठहराया जाएगा। इसमें देखते हैं कि विकास क्या है। इसमें विकास कैसे देखेंगे कि रॉयलैंड रॉय रायलैंड्स और फ्लेचर जो 1868 वाले मैटर में देखेंगे तो इस मामले में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सिद्धांत विकसित हुआ था। इस मामले में जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो सिद्धांत विकसित हुआ जिसमें खतरनाक पदार्थ के रिसाव से के लिए व्यक्ति उत्तरदायी था। मतलब खतरनाक पदार्थ जो रिसाव हो रहा था, बह रहा था, उसके लिए एक व्यक्ति उत्तरदायी था। भारत में एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। भारत में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को संशोधित करके एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिद्धांत बनाया गया था जिसमें किसी प्रकार की छूट एक्सेप्शन नहीं दी जाती है। मतलब इसमें जिसमें किसी प्रकार की छूट या एक्सेप्शन नहीं दी जाती है, मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मतलब तुम ही लायबल हुई, ठीक है, तो उस हिसाब से बनाया गया था। चलते हैं भाई महत्वपूर्ण मामले से रिलेटेड कौन कौन से कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ ओलेम गैस लीक मामला जो था, सुप्रीम कोर्ट ने बिना दोष दायित्व सिद्धांत स्थापित किया था। इस मैटर में यह कहा गया था कि खतरनाक उद्योग अपने कार्यों से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। और यह भी कहा था कि जो खतरनाक उद्योग है भले ही उन्हें सावधानी बरती हो, कितना भी कुछ कराओ, लेकिन अपने कार्यों से होने वाले जो नुकसान होता है उसके कोई भी नुकसान होगा उसके लिए क्या होंगे, पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। भोपाल गैस त्रासदी देखें तो इस त्रासदी के बाद इस सिद्धांत को भारतीय कानून में मजबूती दी गई थी। और इस त्रासदी के बाद क्या हुआ था, इस सिद्धांत को भारतीय कानून में क्या दी गई थी, मजबूती दी गई थी। मुख्य बिंदु देखेंगे तो खतरनाक गतिविधियों में संलग्न कंपनियों को मुआवजा देना होगा। तो खतरनाक गतिविधियां उनमें जो संलग्न कंपनियां उसका क्या उनको क्या देना होगा, मुआवजा देना होगा। और यह सिद्धांत पर्यावरण और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और ये सिद्धांत क्या है, पर्यावरण और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसमें आखिरी में निष्कर्ष से निकलता है कंक्लूजन कि ये चारों विषय पर्यावरण कानून के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सतत विकास पर्यावरण संरक्षण का आधार है, जबकि जल और ध्वनि प्रदूषण पर कानून प्रदूषण रोकने की व्यवहारिक साधन है। बिना दोष दायित्व सिद्धांत जो है वो आधुनिक न्याय शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो खतरनाक गतिविधियों से जुड़े जोखिम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि इसमें जो टिप्पणियाँ थी और थोड़ी सी एक तरीके इंडिविजुअली नहीं मैंने पढ़ाई थी, तो इंडिविजुअल 2-3 मैं पढ़ा भी चुका था, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी भी टिप्पणियाँ थी जो इंडिविजुअली नहीं पढ़ाई थी, जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, उसके बाद जो नमूना लेने वाली जो एक शक्ति और प्रक्रिया है, जिसके कारण जो है कोर्ट में वो एक सबूत के तौर पे मतलब एक्वायर्ड किया जा सकता है। तो ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी, इसमें आप लोगों ने समझ ली होंगी। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।